सर बी को विजुअलाइजेशन किया। शेयर कर दीजिए, स्क्रीन शेयर कर दीजिए। चलो हमारा लेक्चर पढ़ने को right. So okay, so this graph and detailing of the graph has been discussed in last lecture, right? So now, yeah, and this example is also seen. So now यहाँ पे कुछ वैल्यूज है। There is no unique set of values for n0 and c in proving the asymptotic bound. See, generally asymptotic bound like big O, theta, omega, कोई भी notation ले लो, so usually वो upper bound, lower bound mention करता है, right? So यहाँ पे कुछ values ऐसी है कि like there is no unique set of values for n0 and c in proving the asymptotic bound. So prove that 100n plus 5 is equal to order of n square. See, 100n plus 5 is definitely less than 100n plus n. ठीक है, अगर हमें n square की तरह प्रूव करना है तो so which is equal to 1001 n less than equal to 1001 n square for all n greater than equal to 5. See, if we take value of n greater than or equal to 5, then only we can say that कि 100n plus 5 is less than equal to 100n plus n, right? और फिर we can derive pair as a n0 is equal to 5 and c is equal to 101, right? वहां पे कांस्टेंट हमें 101 मिल रहा है। So ये इसको छोड़ के कोई भी वैल्यूज के लिए यू कैन कंसिडर सम अदर वैल्यू। जैसे सेकंड ऑप्शन में देखो 100n plus 5 is less than equal to 100n plus 5 which is equal to 105 n less than equal to 105 n square for all n greater than equal to 1. So यहाँ पे हमें मिल रहा है n0 is equal to 1, c is equal to 105 which is also a solution. See, आप अगर n0 की वैल्यू 5 लिखते हैं तो you should mention c is equal to 101 और अगर आप n0 की वैल्यू 1 लेते हो तो you should mention c is equal to 105. Both the solutions are accurate for 100n plus 5 is equal to order of n square, right? So अगर किसी ने सेकंड लिखा है तो we cannot say he or she is wrong. ठीक है, ऐसे कुछ वैल्यूज है या ऐसे कुछ इक्वेशन है जहां पे आप कोई एक यूनिक सेट ऑफ वैल्यूज नहीं डिराइव कर सकते। सी, इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको यूनिक सेट मिलेगा, बट ऐसा कुछ कुछ एक्सेप्शंस है कि जहां पे हमें यूनिक वैल्यूज नहीं मिल सकती है, बट डेफिनेटली पेयर विल बी यूनिक। मतलब n0 की वैल्यू अगर आप 5 लेते हैं तो c की वैल्यू कंपलसरी 101 ही होनी चाहिए, राइट? कि फिर वहां पे अगर आप c is equal to 105 लिखते हो तो दैट विल बी डेफिनेटली रॉन्ग। सर ये मैथ समझ नहीं आया, लाइक सॉरी सर वो पॉइंट है ना 100n plus 5 is less than equal to 100, उसके बाद इक्वल टू साइन के बाद वाला समझ नहीं आया, n स्क्वायर कहाँ से आ गया? सी, n को मल्टीप्लाई किया ना, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, सी 100n plus n कितना होता है? 101। यस सर। तो ये जो पार्ट है, रुको सर। हाँ सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो। हाँ, सिर्फ इतना पार्ट देखो, ये दोनों सेम है। हाँ सर वो दोनों सेम है। हाँ, और 101 n, अब ये वाला पार्ट देखो, ये रिलेशन प्रूव होता है
हाँ बट सर 100n प्लस 5 कैसे 101n स्क्वायर जितना होगा? नहीं, उसके जितना नहीं है, लेस देन इक्वल टू है। सी, हमें लोअर बाउंड अपर बाउंड चाहिए, हमें इक्वल टू रिलेशन नहीं चाहिए, ठीक है? हमें कभी भी यहाँ पे इक्वालिटी पे नहीं जाना है। सी, आपको क्या बोला गया है कि प्रूव दैट 100n प्लस 5 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n रेज टू 2 n स्क्वायर, ठीक है? सो आपको ये ऑर्डर पे लाना है। बिग ओ नोटेशन है तो डेफिनेटली आपको अपर बाउंड चाहिए, तो आपको मिनिमम एक थ्रेशोल्ड वैल्यू लेनी होगी कि जिसके बियॉन्ड आपका जो इक्वेशन है दैट विल रिमेन ट्रू, ठीक है? विच इज एज पर डेफिनेशन ऑफ बिग ओ नोटेशन, ये वाला, राइट? बिग ओ नोटेशन में हमें क्या चाहिए, हमें कोई एक fn ऐसा लेना है कि जहां पे उसकी जो वैल्यू है इट शुड बी 0 लेस देन इक्वल टू fn लेस देन इक्वल टू c इनटू gn फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n0। तो हमें ये मिनिमम वैल्यू चाहिए। गॉट माय पॉइंट? हमें इक्वल टू नहीं चाहिए, हमें एक सर्टेन वैल्यू, एक थ्रेशोल्ड वैल्यू ऐसी चाहिए कि जिसके बियॉन्ड हमारा ये इक्वेशन सही साबित हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है इन दिस एग्जांपल, हमें ये बोला गया है कि प्रूव दैट 100n प्लस 5 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। तो हमें ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर के लिए एक मिनिमम वैल्यू चाहिए कि जिसके बियॉन्ड ये जो रिलेशन है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अकॉर्डिंग टू बिग ओ नोटेशन n स्क्वायर मिले, ठीक है? तो हमारा जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो क्या है, 100n प्लस 5 है, राइट? अब हमें 5 तो कांस्टेंट है, हमें वहां पे 5 नहीं चाहिए, कोई वैल्यू n चाहिए, राइट? कि जिसके बियॉन्ड ये इक्वेशन सही हो। तो हमारा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर के लिए रिलेशन क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू। जब भी बिग ओ नोटेशन आए आपको रिलेटिव ऑपरेटर यूज करना है लेस देन इक्वल टू, क्योंकि हमें मिनिमम वैल्यू से ऊपर मतलब अपर बाउंड चाहिए इसके लिए, ठीक है? अब जो अपर बाउंड हमें मिल रहा है उसके अकॉर्डिंगली हमने रिलेशन लगाया। अब 100n प्लस 5 की कंपैरिजन में ग्रेटर देन सॉरी उसकी कंपैरिजन में हमें कोई एक ऐसी वैल्यू चाहिए कि विच शुड बी बेस्ड ऑन n, ठीक है? हमें 5 तो कांस्टेंट है, 5 नहीं चाहिए, सो उसको हमने कन्वर्ट कर दिया 100n प्लस n, राइट? और वहां पे कंडीशन क्या होनी चाहिए, n की वैल्यू 5 या उससे बड़ी होनी चाहिए। मान लो कि n इज इक्वल टू 1 है सपोज, तो मुझे राइट हैंड साइड में वैल्यू क्या मिलेगी, 100n प्लस 1 which is actually less than 100n plus 5। तो ये जो हमारा रिलेशन है अकॉर्डिंग टू बिग ओ नोटेशन वो तो रॉन्ग हो जाएगा, समझे? नाउ कंसीडर n is equal to 2, 3, 4, ये सभी के लिए n is equal to 1 जैसा ही सिनेरियो हो रहा है। हमें आंसर क्या मिल रहा है, 100n plus 1, 100n plus 2, 100n plus 3, 4, which is less than 100n plus 5। हमें तो 100n plus 5 लेस देन इक्वल टू 100n plus n चाहिए। सो हमारी n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम 5। अगर मान लो 5 मैं लेता हूं तो 100n plus 5 which is equal to 100n plus 5, तो वहां पे हमारा रिलेशन सेटिस्फाई हो गया। और उसके बाद कौन सी वैल्यू मैं ले सकता हूं, 6, 7, 8, 9। अब आप कितनी भी लो, 100, 1000, 1 लाख, कोई भी वैल्यू कंसीडर करो, आपका ये रिलेशन सही साबित होगा, ठीक है? नाउ अंडरस्टैंड? यस सर। ठीक है, ये वाला जो इक्वल टू है उसके सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड वाला अभी कंसीडर करो। वहां तक का समझ में आया सभी को, एवरीवन? यस सर। सी, यहाँ पे हमारा जो मैथमेटिक्स है वो इक्वल पे नहीं, इक्वालिटी पे वर्क करता है, ठीक है? तो हमें एग्जैक्ट सेम वैल्यू नहीं चाहिए, एक रिलेशन चाहिए कि जिसके इट मस्ट बी एक्यूरेट, ठीक है? बट वो कभी इक्वल नहीं हो सकता, आइदर लेस देन इक्वल टू हो सकता है या ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है, ठीक है? अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड के हिसाब से, राइट? नाउ 100n प्लस n को वी कैन रिप्लेस विद 101n, ठीक है? तो अल्टीमेटली हमारा स्टेप क्या हुआ, 100n प्लस 5 इज लेस देन इक्वल टू 101n फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है? और 101n इज डेफिनेटली लेस देन इक्वल टू 101n स्क्वायर, क्योंकि हमें n स्क्वायर का ऑर्डर चाहिए, ठीक है? सो यहां पे हमें मिला 101n स्क्वायर, ठीक है? अगेन कंडीशन इज फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 5, राइट? तो यहाँ पे हमारा जो ओरिजिनल डेफिनेशन में क्या था, यहाँ पे डेफिनेशन में था n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू n0, तो यहाँ पे हमें n0 की वैल्यू मिल गई 5,
ठीक है, यहां पे ये वैल्यू, ठीक है, और C की वैल्यू क्या मिली 101, राइट। सो इस तरीके से यू कैन राइट। अब ऐसे ही मैंने दूसरा लिया इक्वेशन, तो ये भी सही है कि मैं यहाँ पे मतलब मुझे ऐसी कोई 5 नहीं चाहिए, मुझे 1 से स्टार्ट करना है। तो क्या करना होगा, सी अल्टीमेटली मुझे ये वाला जो इक्वेशन है उसको उसकी डिपेंडेंसी n पर ले जानी है इंस्टेड ऑफ कांस्टेंट वैल्यू। 5 इज अ कांस्टेंट, मुझे 5 नहीं चाहिए, n का मल्टीपल चाहिए, ठीक है, तभी उसकी डिपेंडेंसी n के ऊपर क्रिएट होगी, राइट। तो इसीलिए मैंने क्या किया, उसको इससे रिप्लेस किया। डेफिनेटली आई कैन रिप्लेस, अल्टीमेटली मुझे क्या चाहिए, ये वाला रिलेशन चाहिए, लेस देन इक्वल टू रिलेशन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू बीगो नोटेशन, राइट। तो उसके राइट साइड की जो वैल्यू है वो मुझे ही डिसाइड करनी है, बट इट शुड रिमेन ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज दैट इज स्पेसिफाइड हियर। समझ में आया? आप यहां पे कोई भी इक्वेशन रख सकते हो, बट इट मस्ट बी इंक्लाइंड विथ योर कंडीशन। जैसे यहां पे मैंने 100n प्लस n रखा, उसके लिए मेरी कंडीशन होनी चाहिए n ग्रेटर देन इक्वल टू 5, बट अगर मैं 100n प्लस 5n रखता हूं तो मेरी कंडीशन होगी n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब यहां पे मान लो कि मैं n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की जगह पे 5 रखता हूं, तो एक्चुअली आपकी कंडीशन रॉन्ग नहीं है, बट वो लाइक फॉर ऑल द इंस्टेंसेस करेक्ट भी नहीं होगी, क्योंकि अगर 2, 3, 4, 1 ऐसी कोई वैल्यू आप लेते हो तभी भी आपका इक्वेशन तो सही साबित होता है। तो यू कैन नॉट राइट n ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यू मस्ट राइट n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जो भी उसके मिनिमम वैल्यू है वो हमें चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे ग्राफ में शो किया गया है कि n0 इज योर मिनिमम वैल्यू, डेफिनेटली आप n0 के राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यूज है उसमें से कोई भी वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सही है, बट उसका स्टार्टिंग पॉइंट n0 है, राइट। सो देन ओनली वी कैन से दैट कि भाई हमने एसिम्प्टोटिक अपर बाउंड कैलकुलेट किया है। आप मिडल की कोई भी वैल्यू को लिखोगे तो इट माइट पॉसिबल कि वो सर्टेन सेट ऑफ वैल्यूज के लिए वो सही हो, लेकिन बाकी सेट ऑफ वैल्यूज के लिए अगर वो सही होता है तो योर कंडीशन इज रॉन्ग, ठीक है। तो आप जो भी यहाँ पे कंडीशन लिखो, जैसे यहाँ पे n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिखा है और n ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लिखा है, तो रिस्पेक्टिव इक्वेशन के लिए बाकी सारी वैल्यूज लाइक अगर मैं n लेस देन 5 लेता हूं तो मेरा इक्वेशन रॉन्ग होना ही चाहिए। अगर सेकंड केस में n लेस देन 1 लेता हूं तो मेरा इक्वेशन रॉन्ग होना ही चाहिए, और रॉन्ग है, ठीक है। नाउ अंडरस्टूड एवरीवन? यस और नो कि फिर से समझाऊं, कोई भी स्टेप में नहीं समझ में आया तो? बोलो यस और नो? हाँ सर। हाँ, गुड। So similar kind of thing now we will do for omega notation, right? So omega notation की जो definition हमने first chapter के last topic में देखी थी, we will repeat and then we will see similar kind of activity for omega notation. So omega of g of n is equal to fn. There exists positive constant c and n0 such that 0 less than equal to c into gn less than equal to fn for all n greater than equal to n0, right? तो यहाँ पे omega of g of n is the set of functions with larger or same order of growth as g of n, right?
और यहाँ पे हमें ये वाला ग्राफ कंसिडर करना है, ठीक है। ग्राफ दिखने में सेम लग रहा है, बट थोड़ा नोटेशन देख लेना, Fn कहाँ पर है, C into Gn कहाँ पर है, राइट। एंड हियर Gn इज एन एसिम्प्टोटिक लोअर बाउंड फॉर Fn। बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्राफ देख के लाइक बिग और ओमेगा नोटेशन में गलती कर लेते हैं, बट बिग ओ नोटेशन इज एसिम्प्टोटिक अपर बाउंड एंड ओमेगा नोटेशन इज एसिम्प्टोटिक लोअर बाउंड, ठीक है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, राइट। तो यू शुड ऑलवेज कीप दिस डिफरेंस इन योर माइंड, राइट। सो आई थिंक अगर आप बिग ओ नोटेशन का जो भी हमने लास्ट लेक्चर में और अभी स्टार्टिंग में जो भी देखा, सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटी विल बी फॉर ओमेगा नोटेशन। सो नाउ यू कैन से समथिंग, ठीक है। तो just read it once and explain me कि भाई ये कैसे डेरिवेशन हुआ। 5n square is equal to omega of n for each c n0 such that 0 less than equal to cn less than equal to 5n square, means cn less than equal to 5n square. So we can say that कि c is equal to 1 and n0 is equal to 1. Anyone can explain? और मतलब सबको अगर समझ में आया है तो we can go further. See, it is same as big O notation, सिर्फ relation change होगा, ठीक है। c n0 सब कुछ सेम है, right? n0 is the minimum value जिसके बियॉन्ड हमारा जो इक्वेशन है वो सही होना चाहिए, राइट। वहां पे हम 5n स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में रखते थे, यहाँ पे हम राइट हैंड साइड में रख रहे हैं। सो दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस, राइट। क्योंकि वहां पे हमें अपर बाउंड चाहिए था, यहाँ पे लोअर बाउंड चाहिए, राइट। अंडरस्टूड या नहीं समझ में आया? हाँ तो मतलब हमको C को लेफ्ट में रखना है इसमें, क्योंकि हाँ, लोअर देखो। बाउंड चाहिए। हाँ, यहाँ पे हमने ये इक्वेशन रखा है, ठीक है। कंपेयर दिस विथ दिस, ठीक है। यहाँ पे क्या था, 100n + 5, तो 100n + 5 कहाँ पे रखा था हमने, लेफ्ट में, राइट। एंड इट शुड बी लेस देन इक्वल टू जो भी हम डिराइव कर रहे हैं वहां पे, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या था, 100n + 5 इज लेस देन इक्वल टू 101n स्क्वायर। अब यहाँ पे क्योंकि वहां पे हमें अपर बाउंड चाहिए था, अब लोअर बाउंड चाहिए, तो उसका उसका चेंज हो गया कि हमें 5n स्क्वायर कहाँ गया, राइट हैंड साइड, और उसकी लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि यहाँ पे हमें उससे लेस देन वैल्यूज चाहिए, राइट। तो cn इज लेस देन इक्वल टू 5n स्क्वायर। सो उसके ऊपर से वी कैन से दैट क्यों हमने cn क्यों लिया हुआ है, बिकॉज हमें ओमेगा ऑफ n चाहिए, नॉट n स्क्वायर। अगर n स्क्वायर चाहिए होगा तो हमें अकॉर्डिंगली फिर c की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। सर मान लो कि n स्क्वायर चाहिए तो फिर क्या करना रहेगा? हाँ, वो जस्ट उसके बाद का पॉइंट ही है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। अगर हमें n चाहिए ओमेगा ऑफ n, सो वी शुड डिराइव लाइक दिस। अब मान लो कि मुझे n स्क्वायर के लिए लेना है, ठीक है। 100n + 5 जो लास्ट एग्जांपल था बिग ओ नोटेशन का, वो सेम यहाँ पे अगर हम ले रहे हैं, ठीक है। लेट्स टेक एग्जांपल। अब अगर हमें ये चाहिए तो cn स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 100n + 5 होना चाहिए, क्योंकि n स्क्वायर चाहिए हमें इंस्टेड ऑफ n, राइट। अब आपको ये जो इक्वेशन है वो ट्रू हो ऐसी कौन सी वैल्यू मिल सकती है? सो 100n + 5 इज लेस देन इक्वल टू 100n + 5n, जो हमने लास्ट टाइम किया था, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू 105n। अब cn square is less than equal to 105n. Is it true? क्योंकि देखो 100n + 5 is equal to 105n हमने लिया हुआ है for all n greater than equal to 1. So we can replace 100n + 5 by 105n.
अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो वो कंडीशन यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगी, क्योंकि वो एजम्पशन के साथ हमने 100n + 5 को 105n लिखा हुआ है। ठीक है, एक एक स्टेप को आराम से ध्यान से समझो, ठीक है, क्योंकि बीच का एक भी स्टेप नहीं समझ में आया तो पीछे के सारे स्टेप डेफिनेटली नहीं समझ में आएंगे, राइट। सो नाउ cn² is less than equal to 105n, which implies n into cn minus 105 is less than equal to 0. अब n की वैल्यू तो पॉजिटिव है, तो अगर n की वैल्यू पॉजिटिव है, क्योंकि n की हमने क्या लिया हुआ है कंडीशन, n मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो वहां पे नेगेटिव वैल्यू का तो कोई चांस ही नहीं है, इवन 0 भी पॉसिबल नहीं है, राइट। तो n इज ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू फॉर जो भी हमने ये कंडीशन ली हुई है उसके लिए, राइट। तो cn minus 105 इज लेस देन इक्वल टू 0, n पॉजिटिव है, ठीक है। तो कोई भी वैल्यू को अगर आप पॉजिटिव वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हो, तो अगर वो पर्टिकुलर वैल्यू पॉजिटिव हुई तो आपका आंसर पॉजिटिव होगा, अगर वो पर्टिकुलर वैल्यू नेगेटिव हुई तो ही आपका आंसर नेगेटिव होगा। अब लेस देन इक्वल टू 0 के लिए आपकी वो पर्टिकुलर वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, राइट। इन थर्ड स्टेप हम क्या कर रहे हैं, n को मल्टीप्लाई कर रहे हैं cn minus 105 के साथ। अब n की वैल्यू तो पॉजिटिव ही है, सो डेफिनेटली cn minus 105 शुड बी नेगेटिव, right? So since n is positive, cn minus 105 is less than equal to 0, और उसके हिसाब से लाइक मैथमेटिकली उसको रीअरेंज करें तो n is less than equal to 105 divided by c, which contradicts n cannot be smaller than a constant, right? जो डेफिनेशन है उसको ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, so that's why we can say that कि it is not equal to omega of n square. अब जो किसने पूछा था अभी क्वेश्चन कि फर्स्ट एग्जांपल में अगर ओमेगा ऑफ n की बजाय ओमेगा ऑफ n स्क्वायर बोला हुआ तो राइट, हाँ, तो वो इस तरीके से कॉन्ट्राडिक्ट होगा, राइट। सिमिलर वे में आप उसके लिए भी मतलब ये सेम डेरिवेशन लिख सकते हो, ठीक है। so, मान लो कि अगर आपको ऐसा पूछा है कि वेरीफाई 5n स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा ऑफ n, तो सी वेरीफाई वर्ड है तो इट डजंट मीन कि वो सही है, इट माइट पॉसिबल कि वो सही भी हो सकता है, इट माइट पॉसिबल वो रॉन्ग भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको दोनों चीजें चेक करनी है, जो डेफिनेशन है उसकी जो भी कंडीशंस है वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट ना हो आपके डेरिवेशन में, राइट। एंड यू शुड कैलकुलेट वैल्यू ऑफ c एंड n0, राइट। ठीक है, तो वी आर राइटिंग इट इन द टर्म्स ऑफ n, इसीलिए मतलब आप लिख रहे हो वहाँ पे, मतलब n के टर्म्स में हमको चाहिए कि कौन सी n के लिए ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है 100n + 5। हेलो सॉरी, क्वेश्चन रिपीट करो ना। यस सर। सर ये जो थर्ड स्टेप है ना आपका, हाँ, 100n + 5 इज लेस देन इक्वल टू 100n + 5n फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, सेकंड स्टेप। हाँ सॉरी सर, सेकंड स्टेप। हाँ, तो सर इसमें आप 100n + 5n you are writing so that we can get this particular equation in the terms of n. ओके, हाँ, तो मतलब आप इसीलिए 100n + 5n लिख रहे हो या 100n + 5n कहीं और से आ रहा है? नहीं, वो कहीं और से नहीं आ रहा है। देखो अभी बिगो नोटेशन में मैंने क्या बोला कि आपका जो इक्वेशन है उसकी डिपेंडेंसी हमें n पर चाहिए, इसलिए हम 100n + 5n लिख रहे हैं। 5 इज अ कांस्टेंट, तो वो तो डिपेंडेंट है ही नहीं किसी के ऊपर, ठीक है। और हमारा जो इक्वेशन है इट मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन वैल्यू ऑफ n, तो 105n इज डेफिनेटली डिपेंडेंट ऑन n, बट 100n + 5 में एक टर्म n के ऊपर डिपेंडेंट है और दूसरी टर्म n के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, राइट। सो वी शुड कन्वर्ट दैट टर्म कि जिसकी वजह से वो टर्म n के ऊपर डिपेंडेंसी में आ जाए, क्योंकि हमारा जो पूरा ग्राफ है वो हमको मतलब उसके टर्म्स में मिल जाए। देखो x एक्सिस क्या है, राइट। तो हमारा ये ग्राफ n की वैल्यू के हिसाब से ही प्लॉट होता है,
तो अगर हमारा जो इक्वेशन है वो n की डिपेंडेंसी में नहीं होगा तो हमें ग्राफ में मतलब लाइक वैल्यूज कैसे हम प्लॉट नहीं कर पाएंगे मतलब। ठीक है, तो यही रीजन से हमें हमारे जो भी इक्वेशन है, आपका इनपुट इक्वेशन कुछ भी हो, जैसे फर्स्ट केस में यू कैन सी कि 5n² है, तो वहां पे हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज इट इज टोटली डिपेंडेंट n, तो वहां पे हमें ऐसा कुछ भी इक्वेशन के अंदर मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है। बट इन सेकंड केस आपका दो टर्म है, उसमें से एक ही टर्म n के ऊपर डिपेंडेंट है, सो दूसरी टर्म के लिए हमें कुछ उसमें मॉडिफिकेशन अपडेशन करना होगा सो दैट कि हमारा ये इक्वेशन n के डिपेंडेंसी में आए। ठीक है, अगर वो डिपेंडेंसी में नहीं होगा तो जो n0 से लेफ्ट हैंड साइड पे जैसा ग्राफ मिलता है ऐसे रैंडम कुछ भी ग्राफ मिलेगा, राइट, बिकॉज इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन n, या फिर प्लॉट ना भी कर पाए। ठीक है, तो वी शुड कन्वर्ट अवर इक्वेशन इन सच अ वे दैट कि उसकी जितनी भी टर्म हो, 1 2 3 सारी टर्म n के ऊपर डिपेंडेंट होनी चाहिए, राइट, कहीं पे भी कांस्टेंट अकेला नहीं होना चाहिए। हाँ, लाइक 100n में 100 इज अ कांस्टेंट, वो चलेगा क्योंकि कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड विथ n, राइट, कि जो लाइक हमारा जो इनपुट फंक्शन है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है, राइट। अगर आपका जो भी प्रोग्राम है इफ इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इनपुट तो फिर वो तो एक लाइक कांस्टेंट प्रोग्राम हो गया ना कि आप कितनी भी बार उसको एग्जीक्यूट करो आपका सेम आउटपुट मिलेगा, तो वहां पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जैसा तो कुछ होगा ही नहीं। उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जितने भी सेकंड्स या मिली सेकंड्स लग रहे हैं, आप कितनी भी बार उसको एग्जीक्यूट करो सेम मशीन के ऊपर, उसको सेम टाइम लगने वाला है, तो वहां पे तो ऐसा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जैसा कोई कंसेप्ट ही नहीं आएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कब इफेक्ट में आएगी? जब योर एल्गोरिथम और योर फंक्शन और योर प्रोग्राम इज डिपेंडेंट ऑन योर इनपुट। ठीक है, और यहाँ पे हम इनपुट टर्म क्या ले रहे हैं? n, सो आवर इक्वेशन मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन n। वहां पे ऐसी कोई भी कांस्टेंट टर्म ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए जब आप प्रैक्टिकल में जाते हो तो हम जनरली जो लाइक स्टेटमेंट्स है जो एग्जैक्ट एक बार एग्जीक्यूट होते हैं वो स्टेटमेंट को हम अवॉइड करते हैं या इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसका तो एग्जीक्यूशन टाइम फिक्स है, तो उसके लिए हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करने की या इवैल्यूएट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, અહીંયા થર્ડ સ્ટેપમાં તમે જે cn² લેસ ઓર ઇક્વલ 105n લખેલું છે, हाँ, એમાં સ્ટ્રેટ અવે nn બંને સાઈડથી કટ ના થઈ જાય બીકોઝ n ઇઝ પોઝિટિવ। એટલે થર્ડ સ્ટેપમાં કે છે તું? હા, આ જે તમે એક્સપાન્ડ કરીને n * cn - 105 લખેલું છે, હા, એની જરૂરત જ નહીં પડે ને? નહીં, બટ બકા આપણે શું કરવાનું છે કે એની જે ડેફિનેશનની જે કન્ડિશન તો વેરીફાઈ કરવી પડે ને, હા, રાઈટ? હું એ જ કહું છું, લાઈક એ વેરીફાઈ કરવા માટે તમે એમ કરી શકો છો ને that since n is positive and હા. n is non-zero clearly, so હા. dividing the entire equation by n on both sides, હા, so therefore you will get cn less or equal 105 directly. હા, બટ પછી what should be the next step? Suppose So n is less than 105 by c. हाँ, मतलब अल्टीमेटली तो आज वस्तु है ना, चाले ये रीते भी चाले, नो प्रॉब्लम। अल्टीमेटली वी विल गेट n लेस देन इक्वल टू 105 डिवाइड बाय c। अगर हम यहाँ पे इसे n को कैंसिल करके एज n इज पॉजिटिव, ठीक है, अगर नेगेटिव होता तो वी कैन नॉट डायरेक्टली कट n। नहीं, अगर नेगेटिव है तो फेस ऑफ इनइक्वालिटी वुड चेंज ना, तो लाइक जे लेस और इक्वल છે ગ્રેટર और इक्वल થઈ જાતે, બાકીનું બધું તો સેમ રહે। हाँ, એટલે for this example definitely we can cut n, right? आंसर तो यही आने वाला है, n is less than equal to 105 divided by c। હા, એ તો એ જ આવશે, બસ ખાલી એટલે લાઈક મેથેમેટિકલ સ્ટેપ્સ ખાલી સેટ ચેન્જ। हाँ, मैथमेटिकल स्टेप तो कोई भी हो सके, नो प्रॉब्लम, राइट? यू कैन कैंसिल इट आउट फ्रॉम बोथ द साइड। हाँ, बोलो। ડિવાઇડ કરવાથી એક સોલ્યુશન જતો રહેશે ને કે n is less than equal to 0, બટ એ છે નથી વેલિડ, પણ તો પણ એ મેથેમેટિકલ સ્ટેપ અગર સ્કીપ કરીએ તો એક સોલ્યુશન ચાલ્યો જાય ને। કયું સ્ટેપ્સ ના ખ્યાલ આવે? લાઈક n થી ડિવાઇડ કરીએ, માની લઈએ તો cn is less than equal to 105 આવે, બટ અગર આપણે એને લાઈક લેફ્ટમાં લઈને કોમન કાઢીએ n, તો એમાં એક સોલ્યુશન વધારે આવે છે ને કે n is less than equal to 0 or cn - 105 is less than equal to 0। नहीं, ચાલ્યો જાય ને।
मतलब यहाँ पे जो थर्ड स्टेप में लिखा है उसकी बात कर रहे हो ना, कि मतलब n को हम Cn माइनस 105 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। हाँ हाँ, वहां पे भी हमने n को क्यों कैंसिल आउट किया हुआ है, बिकॉज n इज पॉजिटिव। सी, मैंने अभी रीजन बताया कि आप जब भी दो वैल्यू को, चलो एक मैं थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, अगर आप 5 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हो तो व्हाट विल बी द आंसर? 10 ओके, और -5 मल्टीप्लाई बाय -2 करते हो तो 10। सी, अगर दो पॉजिटिव वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर पॉजिटिव में है, दो नेगेटिव वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका आंसर पॉजिटिव में है। अब रिवर्स, 5 मल्टीप्लाई बाय -2 करो या फिर -5 मल्टीप्लाई बाय 2 करो, इन बोथ द केसेस योर आंसर विल बी इन नेगेटिव। यस सर। दोनों ही में मुझे -10 मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि n इंटू Cn माइनस 105 इज लेस देन इक्वल टू 0। इट मींस इट इज वेल नेगेटिव, कि हमारा जो आंसर है वो हमें नेगेटिव मिल रहा है। लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब वही हुआ ना, हाँ राइट। अब नेगेटिव में हम दो टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब एक टर्म डेफिनेटली पॉजिटिव है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ठीक है, कि n की वैल्यू तो पॉजिटिव ही होने वाली है। अब दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे, उसका आंसर अगर मुझे नेगेटिव मिल रहा है, सो मतलब आइदर आपके फर्स्ट जो टर्म है वो नेगेटिव होगी या तो सेकंड टर्म नेगेटिव होगी। दोनों ही टर्म नेगेटिव या दोनों ही टर्म पॉजिटिव नहीं हो सकती है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल रूल, राइट। अगर आप -2 मल्टीप्लाई बाय -5 करोगे या फिर +2 मल्टीप्लाई बाय +5 करोगे, दोनों ही केस में आपका आंसर तो पॉजिटिव मिलने वाला है, राइट। मतलब आपका n आंसर शुड नेगेटिव ऑलवेज बी मिलेगा। पॉजिटिव। क्या? हाँ मतलब हमको गिवन है कि लाइक n पॉजिटिव ही है। हाँ, वो डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है कि n की वैल्यू हाँ पॉजिटिव होगी, हाँ राइट। तो हम n ओके को कभी नेगेटिव ले ही नहीं सकते, राइट। उसकी पॉसिबिलिटी 0 ही है कि n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, राइट। सो अगर n की वैल्यू पॉजिटिव है तो डेफिनेटली Cn माइनस 105 इज नेगेटिव वैल्यू, वो नेगेटिव है, राइट। तो वी कैन राइट Cn माइनस 105 इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, हाँ हाँ राइट। अगर ये चीज डेफिनेशन में नहीं होती तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती कि n इज लेस देन इक्वल टू 0 और Cn माइनस 105 इज लेस देन इक्वल टू 0। बट यहाँ पे जो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी है वो है ही नहीं, ठीक है, विच कैन नॉट एग्जिस्ट, इसलिए हम सेकंड को चेक कर रहे हैं, राइट। और सेकंड भी एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर रही है, सो दैट्स व्हाई हमारा जो इक्वेशन है दैट इज नॉट करेक्ट। इक्वल, मतलब ठीक है? n हमेशा पॉजिटिव ही रहना है, बिकॉज वी आर वी आर टेकिंग, मतलब प्रीवियसली हम बोल रहे हैं कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो वो कंडीशन ही निकल गई। नहीं, वो उसके लिए है, सी पॉजिटिव और नेगेटिव, सी उसमें c की वैल्यू 0 भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, 0 तो हो सकती है। हाँ हाँ, right? मतलब यस सर, हमारा वो इक्वेशन में क्या है, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सो अकॉर्डिंग टू, मतलब वो पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए वो वैल्यू 0 भी नहीं हो सकती, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 0 हो सकती है, राइट। बट उस एग्जांपल में उसकी हमने मिनिमम वैल्यू को लिया हुआ है 1, सो वहां पे वो 0 नहीं हो सकती, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यू कैन नॉट से कि भाई उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ही होगी, वो गलत है। उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, राइट, n की वैल्यू। लेकिन हमारा जो इक्वेशन होगा उसके अकॉर्डिंगली हमें उसकी मिनिमम वैल्यू 1, 2, 5 ऐसी मिल सकती है। जैसे देखो प्रीवियस स्लाइड में ही एक दूसरा एग्जांपल भी था जहां पे हमें n ग्रेटर देन इक्वल टू 5 मिल रहा था, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, राइट। 0 से ऊपर कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए हमारी मिनिमम वैल्यू हो गई 5, ठीक है। तो हमें लाइक 0, 1, 2, 3, 4 ये पांचों पांच वैल्यूज इनएप्रोप्रिएट हो गई पर्टिकुलर फॉर दिस एग्जांपल। ये एक एग्जांपल के लिए वो वैल्यू इनएप्रोप्रिएट है, बाकी डेफिनेशन के हिसाब से तो वो वैल्यू सही है, राइट। हर इक्वेशन के लिए वो गलत है, राइट। यस सर। So next one is n is equal to omega 2n, n cube is equal to omega n square, n equal to omega log n। ये तीन चीजों को एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। जो भी ऊपर स्टेप्स हमने किए हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको ये तीनों के लिए थोड़ा
घर से करके आना है, एंड इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल आस्क, आप जैसे यहाँ पे डेरिवेशन किया हुआ है, सिमिलर काइंड ऑफ डेरिवेशन आपको मुझे बताना है, राइट? ठीक है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। सिमिलर काइंड ऑफ स्टेप्स आपको ये तीनों के लिए करने हैं। राइट, तो ये लास्ट जो तीन है दैट यू नीड टू डिराइव बाय योर ओन, ठीक है? और नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये दिखाना होगा। ले लिया स्क्रीनशॉट? सो वी कैन गो अहेड। यस सर, यस सर। थीटा नोटेशन, सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटी, ठीक है? आई थिंक अब इसमें यू कैन गिव सम इनपुट, सेम चीज करनी है बट यहाँ पे होगा एसिम्प्टोटिकली टाइट बाउंड, तो मिनिमम मैक्सिमम लाइक एक पर्टिकुलर रेंज मिलेगी, ठीक है, जिसके लिए वी नीड टू डिराइव। तो यहाँ पे हमें सिर्फ C1 नहीं मिलेगा, C1 एंड C2 दो वैल्यू मिलेगी, राइट? N0 तो एज इट इज रहेगा, n ग्रेटर देन इक्वल टू N0 होना चाहिए, राइट? क्योंकि देखो यहाँ पे भी डेफिनेशन में लिखा है देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है? तो हमें C1 जैसे वहां पे हम पॉजिटिव लेते थे, सेम तरीके से यहाँ पे C1 C2 दोनों को पॉजिटिव ही लेना है, राइट? एंड इट मस्ट बी कांस्टेंट, राइट? नाउ द एग्जांपल इज n स्क्वायर बाय 2 माइनस n बाय 2 इज इक्वल टू थीटा ऑफ n स्क्वायर, राइट? तो यहाँ पे व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ C1 C2 N0, ठीक है? ये तीन चीज हमें चाहिए। सो we can rearrange equation in such a way that कि भाई 1 by 2 n square, see simply n square divided by 2 को हमने 1 by 2 n square किया है, क्योंकि बेसिकली हमें constant multiply by n की कोई टर्म ऐसा कुछ चाहिए। तो यहाँ पे आपका constant हो गया 1 by 2 और n square is dependent on n। सिमिलरली जो सेकंड टर्म है n डिवाइड बाय 2, उसको हमने सिर्फ मैथमेटिकली रीअरेंज किया है 1 डिवाइड बाय 2 इंटू n, ठीक है? तो उसको एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट में लाने के लिए कि कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय कुछ भी n की टर्म चाहिए हमें, राइट? n, n स्क्वायर, n क्यूब, log n कुछ भी हो सकता है, बट इट मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन n, राइट? और उसके साथ मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर में हमें कांस्टेंट वैल्यू चाहिए, राइट? So which is less than 1 by 2 n square. See, हमें theta of n square चाहिए. So we should remove इसके अलावा जो भी टर्म्स है वो, ठीक है? और उसके अकॉर्डिंगली हमारा इक्वेशन बनना चाहिए. So definitely 1 by 2 n square minus 1 by 2 n is less than equal to 1 by 2 n square, क्योंकि हम 1 by 2 n square में से कुछ माइनस कर रहे हैं. उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ पॉजिटिव तो होगी, ठीक है? अगर हम n की वैल्यू को 1 भी ले लेते हैं तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 2 विच इज इक्वल टू 0.5. सो हम समथिंग माइनस 0.5 कर रहे हैं, सो डेफिनेटली उसकी वैल्यू मतलब माइनस ही होने वाली है,
ठीक है, वो आगे इंक्रीज नहीं होने वाली, डिक्रीज ही होने वाली है। गॉट माय पॉइंट? यस सर। ऐसे हाईलाइट करके एक्सप्लेन करेंगे यहां तक, ठीक है? गॉट माय पॉइंट? ये कैसे हुआ एवरीवन? हाँ सर। ठीक है, उसके नीचे का मत देखो, एक्चुअली मैंने स्लाइड शो में उसको स्टेप बाय स्टेप अरेंज किया है, बट वहां पे मैं हाईलाइट नहीं कर पा रहा हूं, राइट? तो अब ये किसके लिए ट्रू होगा? फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि वैसे भी वो वैल्यू तो हमें पॉजिटिव ही लेनी है, ठीक है? और यहाँ पे हम कुछ भी मल्टीप्लाई और ऐसा कुछ कर नहीं रहे, जैसे हम प्रीवियस केसेस में ऐड कर रहे थे कि भाई 100 की बजाय 100n लिख रहे थे, ऐसा कुछ यहाँ पे हम कर नहीं रहे, ठीक है? तो हमारी जो डेफिनेशन के हिसाब से स्टैंडर्ड वैल्यूज है, वही वैल्यू को हम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है? सो फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये इक्वेशन सही है। अब ये इक्वेशन में हमारा इक्वालिटी रिलेशन क्या आया? लेस देन इक्वल टू आया। अब इसको कंपेयर करो डेफिनेशन के साथ, तो डेफिनेशन में हमें लेस देन इक्वल टू के बाद की जो टर्म है वो कौन सी है? C2 है, C2 राइट? तो Fn लेस देन इक्वल टू C2 इंटू Gn, ये वाला पोर्शन अभी हमने डिराइव किया है, राइट? सो अब उसके हिसाब से C2 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 1/2, राइट? हाँ सर। ओके, अब दूसरा वाला पार्ट, C1 की वैल्यू भी हमें चाहिए, तो C1 की वैल्यू के लिए हमें क्या करना होगा? रिलेशन चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू, अब उससे बड़ी कोई वैल्यू चाहिए हमें, राइट? सो ये तो हमारा एज इट इज ही रहेगा ये पार्ट तो, राइट? और उसके बाद हमें रिलेशन चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू। अब ग्रेटर देन इक्वल टू और अल्टीमेट हमारा जो डेरिवेशन है वो n² फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन है 1/2 n² माइनस 1/2 n ग्रेटर देन इक्वल टू। अब हमें जो राइट हैंड साइड की टर्म चाहिए वो n² फॉर्मेट में चाहिए, राइट? तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1/2 n को वी कैन मल्टीप्लाई विथ 1/2 n, ठीक है? क्योंकि हमें n² वाला चाहिए पार्ट, राइट? सो डेफिनेटली इट इज। अब कैन एनीवन से कि मैं यहाँ पे ये जो एरिया है वहां पे 1/2 n की बजाय सिर्फ n लिखता तो मेरा ये रिलेशन सही होता कि नहीं होता? कैन एनीवन टेल कि यहाँ पे मैंने 1/2 n ही क्यों लिया हुआ है? उसको मैं सिर्फ n नहीं ले सकता? तो मैं ऊपर 1/2 वर्चुअल करेंगे। सॉरी, सर खाली एन लेते तो 0 हो जाता इक्वेशन। करेक्ट, राइट? सो दैट्स व्हाई हमने उसकी मिनिमम सी 1/2 की बजाय आप 1/4 1/8 डेफिनेटली ले सकते हो, वो सभी के लिए सही है, बट अगेन वी नीड टू थिंक मिनिमम वैल्यू, ठीक है? एक जगह पे मिनिमम, एक जगह पे मैक्सिमम। मैक्सिमम के लिए ऑलरेडी हमने डेरिवेशन कर दिया है, ठीक है? C1 के लिए हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, राइट? तो लाइक n से हम स्टार्ट कर सकते हैं, n को हम ले नहीं सकते क्योंकि अगर n लेते तो 1/2 n² माइनस 1/2 n² विच इज इक्वल टू 0 हो जाता, ठीक है? तो हमें ऐसा नहीं करना है, सो वी शुड टेक 1/2 n, ठीक है? तो 1/2 n² माइनस 1/4 n² विच इज इक्वल टू 1/4 n², तो हमें C1 की वैल्यू मिली 1/4, ठीक है? और हम इसके लिए मिनिमम n की वैल्यू को ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ले रहे हैं, ठीक है? क्योंकि हमने जो फर्स्ट वैल्यू थी उसको अवॉइड किया है, राइट? सो अल्टीमेटली C1 की वैल्यू मुझे मिलेगी 1/4, राइट?
So that is the derivation of n square minus n, sorry, n square by 2 minus n by 2 is equal to theta of n square, right? और similarly हमें जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें नॉट इक्वल टू प्रूव करना है। सर हाँ बोलो। सर ऐसे क्वेश्चन में C1 C2 और N0 वेरी भी कर सकते हैं ना, मतलब चेंज भी हो सकता है, एक ही क्वेश्चन के लिए अलग अलग हम लोग ला सकते हैं। देखो जैसे एक एक्सेप्शन मैंने अभी आज लेक्चर के स्टार्टिंग में ही आपको दिया, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द एग्जांपल क्या होगा कि जनरली वैल्यू आपकी यूनिक होगी, जनरली मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक इक्वेशन ऐसे भी है जहां पे आपको मल्टीपल वैल्यूज मिल सकती है। सो बेसिकली एज ए एग्जामिनर हम लोग क्या करते हैं कि आपने जो भी लिखा है वो सही है कि गलत है वो हम इवैल्यूएट करते हैं। हम इस तरीके का जब भी एनालिसिस, मतलब ये चैप्टर के कोई भी अगर एग्जांपल है बिगो, थीटा या ओमेगा नोटेशन पे, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि भाई हमने जो लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे मैंने डिराइव क्या किया है, C1 इक्वल टू 1/4, C2 इज इक्वल टू 1/2, वो ही सही है। हम ये मेंटालिटी के साथ कभी चेक नहीं करेंगे, ठीक है। आपने जो लिखा है अगर वो गलत हुआ तो डेफिनेटली यू विल लॉस योर मार्क, लेकिन अगर आपने जो लिखा है वो सही होगा तो डेफिनेटली यू विल गेट मार्क्स। क्योंकि कुछ पेपर बनाते वक्त भी कई बार ऐसा होता है कि हमारा ये ध्यान ना भी हो कि मतलब एक यूनिक आंसर मिलेगा कि डिफरेंट आंसर पॉसिबल है, लेकिन हाँ आपके आंसर के ऊपर से डेफिनेटली वी कैन से दैट कि इट इज करेक्ट और नॉट करेक्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर आपने गलती से 1/2 n की जगह सिंपल n ले लिया होता तो डेफिनेटली वी विल पुट 0 मार्क, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है, आपका आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ, लेकिन अगर आपने 1/4 लिखा है तो डेफिनेटली C1 की वैल्यू आपकी गलत मिलेगी, ठीक है, क्योंकि आपने मिनिमम वैल्यू की जो कंडीशन है उसको वायोलेट किया है, तो एट दैट टाइम अगेन यू विल लूज योर मार्क, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था, इन दैट केस डेफिनेटली ऐसे मल्टीपल वैल्यूज पॉसिबल है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल ऐसे है कि जहां पे ही मल्टीपल वैल्यूज पॉसिबल होगी, बाकी मेजॉरिटीली केस में यूनिक वैल्यू आंसर में मिलेगी, ठीक है। सो इन सेकंड केस योर कंडीशन इज रॉन्ग, ठीक है। तो अगेन बेस्ड ऑन डेफिनेशन यू कैन प्रूव फॉर दैट यहाँ पे n लेस देन इक्वल टू 1/C1 ये मिल रहा है विच इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता, राइट। सो दैट्स व्हाई हमारा ये जो इक्वेशन है वो थीटा के लिए होल्ड नहीं कर रहा है। हाँ, इट माइट पॉसिबल कि वो ओमेगा नोटेशन या बिगो नोटेशन के लिए स्टैंड करता हो, n इक्वल टू बिग ओ नोटेशन ऑफ n स्क्वायर या ओमेगा ऑफ n स्क्वायर सही हो सकता है, इट माइट पॉसिबल, राइट। बट थीटा के लिए वो होल्ड नहीं करता है, राइट। उसकी कंडीशन भी नीचे लिखी हुई है, राइट। सो आज हाँ, यहाँ पे पीछे भी कुछ है, इट इज अबाउट टू कंप्लीट। सो एक काम करता हूँ मैं, आज ये पीपीटी भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। चलो, अभी पीछे बहुत कुछ नहीं बचा है ये पर्टिकुलर टॉपिक में से, ठीक है। तो हाँ, लेकिन आपको ये वाला भी थोड़ा इक्वेशन देख लेना है। एग्जांपल्स कुछ मैंने पीपीटी के अंदर ही रखे हुए हैं आपके लिए, ठीक है। एक दो एग्जांपल मैंने सॉल्व किए और बाकी प्रैक्टिस के लिए आपको दिए हुए हैं, राइट। तो यू कैन वर्क ऑन दैट एग्जांपल। कुछ समझ में नहीं आता है, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन लेक्चर, ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Right, so you may leave now.